Hello, friends. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to another episode of Brutally Honest. जैसा मैंने आपसे कहा था कि ऐसे विषय जिनके बारे में जनरली लोग बात नहीं करते हैं, जिन मुद्दों पे लोग बात नहीं करते हैं, कुछ सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, कुछ बहुत जिसको हम कहते हैं कि बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स पे मैं हमेशा आपसे बात करता आया हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ एक ऐसे रिलीजन के बारे में जो कि भारत अपना रिलीजन मानता है, और वो है बॉलीवुड, या शब्द बहुत अच्छा नहीं है लेकिन देखा जाए तो भारतीय फिल्में। आप ये देखिए, भारत की फिल्मों का इतिहास 100 साल का है। हम तमाम भाषाओं में फिल्म बनाते हैं। हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री हैं। पर उसके बावजूद जब फिल्मों की इंटरनेशनल लेवल पे बात चलती है, अच्छी फिल्मों की, टॉप 100 फिल्म्स की, मैं तो कहूँगा टॉप 500 फिल्म्स भी अगर आप उठा लें, तो उसमें आपको इंडियन फिल्म्स बहुत इक्का दुक्का मिलती भी हैं। तो मास्टर, सत्यजीत रे जैसे मास्टर्स की फिल्में मिलती हैं, या मदर इंडिया जैसी फिल्में मिल जाएंगी आपको। लेकिन जनरली अमूमन आपको बहुत ज़्यादा हिंदी और इंडियन फिल्म्स नहीं मिलेंगी। और आज के, अगर हम पिछले दशक की बात करें, लास्ट डेकेड की, तो शायद ही आपको कोई इंडियन फिल्म उसमें मिलेगी। हम वर्ल्ड मार्केट में, हमारी फिल्म्स ऐसा नहीं है इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स लेके उसको सारी दुनिया में प्रमोट करते हों, जैसे कोरियन फिल्म्स के साथ होता है, या जो यूरोपियन फिल्म्स के साथ होता है, या दुनिया चाइनीज़ फिल्मों के साथ होता है। अब तो थाई फिल्म्स के साथ भी होने लगा है कि वो इंटरनेशनली मार्केट होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में देखी जाती हैं, जगह जगह डब की जाती हैं। हमारी फिल्मों के साथ ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जो स्टोरी की डिमांड है वो तो एक ही है। ऐसा तो नहीं है किसी कंट्री में ज़्यादा है, कम है। मोर और लेस अगर एक थाई फिल्म या कोरियन फिल्म, एक चाइनीज़ फिल्म जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, उन फिल्मों की डिमांड पूरी दुनिया में जिन जिन कंट्री में जितनी है, तो भारत की फिल्मों की कम से कम उतनी तो होनी चाहिए। तो उतनी भी क्यों नहीं है? क्या कारण है इसके पीछे? मैं इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहा था। उसके दो रीजंस हैं। नंबर वन, हमारी कंट्री में सिनेमा को आज भी कल्चर का पार्ट नहीं माना जाता है। सिनेमा को आर्ट फॉर्म में, एक उसकी आर्ट्स और साइंस जो है, उसका जो क्राफ्ट है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। हम लोगों ने सिनेमा को एक सोशल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया है कि चलो आज जू चले चलते हैं, आज सर्कस देखने चले चलते हैं, आज खाना खाने चले चलते हैं, आज कहीं शादी नहीं है तो किसी डिस्को में चले जाते हैं, चलो आज एक फिल्म भी देख आते हैं। पर आप म्यूज़िक कॉन्सर्ट के बारे में, अगर कोई क्लासिकल म्यूज़िक का कॉन्सर्ट हो रहा है, या कोई डांस शो हो रहा है, या थिएटर हो रहा है, उसके बारे में आप ऐसा नहीं सोचते हैं। तब आपको लगता है कि नहीं, वी आर गोइंग टू सी सम आर्ट फॉर्म, और इसीलिए आप उसको अलग लेवल पे कंज्यूम करते हैं। और इसीलिए उसमें अभी भी कुछ एथिक्स, कुछ मोरालिटी, कुछ गुड प्रैक्टिसेस, ये सब अभी भी वहाँ ज़िंदा है। तो बॉलीवुड के ऊपर विदेश की बात तो छोड़िए, भारत के ही लोग हर समय शक करते रहते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और अमूमन आप कहीं जाइए, मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मेरा मिडिल क्लास के साथ इतना इंटरेक्शन है, भारत में ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से बाएं तक आप कहीं भी जाएं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जनरली और स्टूडेंट्स में अक्सर ये बातें आपको होती मिल जाएंगी, जहाँ वो कहेंगे कि बॉलीवुड जो है वो सोसाइटी को ख़राब कर रहा है। ऐसा अमेरिका में तो नहीं सुनने को मिलता है कि हॉलीवुड जो है अमेरिकन सोसाइटी को ख़राब कर रहा है, या कोरिया में कि कोरियन फिल्म्स कोरियन सोसाइटी को ख़राब कर रही हैं, या इटली में इटालियन फिल्म्स वहाँ की सोसाइटी को ख़राब कर रही हैं। आप सोचिए, जो बिज़नेस पूरे वर्ल्ड में आपका सॉफ्ट पावर बन के जा सकता है, जो आपकी इमेज, आपकी आइडियोलॉजीज़, आपका जो पूरा सोशल फैब्रिक है, उसको एक स्ट्रेंथ बना के पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट कर सकता है, जैसे हॉलीवुड वाले कि अमेरिका इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्री, अमेरिकन डेमोक्रेसी इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्री, द वर्ल्ड मीन्स अमेरिका, अमेरिकन लिबर्टी, अमेरिकन जस्टिस, उसको प्रमोट करती हैं। कोरियन फिल्म्स ने एक के एंटरटेनमेंट पूरा सेक्टर पूरे वर्ल्ड में शुरू कर दिया है, के फॉर कोरियन। हम क्यों नहीं अपनी फिल्मों को सॉफ्ट पावर बना पाए? उसका रीज़न ये है कि जिस तरह से भारत के बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट्स हों, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, वो जितने करप्ट हैं और जितने ओल्ड फैशन हैं और जितने मैनिपुलेटिव हैं, उतनी ही फिल्म इंडस्ट्री भी है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट बचा हुआ। आपने देखा होगा एक आईपीएल का वक्त था जब उस पर इतने करप्शन, धांधली के आरोप लगे थे, बट दे पुल्ड अप देयर सॉक्स।
और उन लोगों ने उसको व्यवस्थित किया, प्रोफेशनलाइज किया, और आज इट इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री। तो ये सारा एकदम से जो संकट है बॉलीवुड के ऊपर, काले बादल क्यों आ गए? मैं इसको एनालाइज कर रहा था। आई रोट डाउन सम 5 पॉइंट्स फॉर दैट। मैंने कहा थोड़ा और रिसर्च करता हूँ, एंड सडनली आहा, आई फाउंड इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में कई सारे आर्टिकल्स, कई तो नहीं पर 3 तो 4 तो डेफिनेटली आर्टिकल्स ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोगों के आए हैं जो एग्जैक्टली वही बातें कर रहे थे जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल है जो कि बॉलीवुड हंगामा, जो बॉलीवुड की नंबर 1 वेबसाइट मानी जाती है, उसमें है। उसका टाइटल ही है फ्रैंकली स्पीकिंग। चलिए मज़े की बात है, हमारा ब्रूटली ऑनेस्ट है, उनका फ्रैंकली स्पीकिंग है। तो बॉलीवुड हंगामा का है, आप भी पढ़िए अपनी स्क्रीन पे, हाउ बॉलीवुड स्कैंडलस प्रैक्टिसेस एंड मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स आर करप्टिंग द फिल्म इंडस्ट्री एंड रूइनिंग बॉलीवुड्स क्रेडिबिलिटी। और इन्होंने कई सारे पॉइंट्स दिए हैं। 1, कॉर्पोरेट बुकिंग्स, नंबर 2, इन्फ्लेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, 3rd, सेल्फ बाइंग ऑफ टिकट्स, 4th, पेड रिव्यूज़, और इस तरह से इनने एक लंबा आर्टिकल लिखा है। और मैं भी इसी के इर्द गिर्द सोच रहा था, और बॉलीवुड में भी जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो भी एग्जैक्टली यही बातें करते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म, मेरा पूरा मकसद ये है कि नाउ इट्स टाइम फॉर बॉलीवुड टू रिफ्लेक्ट एंड टू रिफॉर्म इटसेल्फ। और बल्कि मैं तो कहूँगा रिफॉर्म नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इट हैज़ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ कमोडिटी इंडस्ट्री टू art and science industry, a storytelling industry. I want it to be recognized by the world. I want Bollywood, मैं बॉलीवुड बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ काम करता हूँ, तो मुझे हक है इसके बारे में बात करने का। मैं हर किसी इंडस्ट्री की बिहाफ पे बोलने का अपने आप को काबिल नहीं समझता हूँ। सो मेरा जहाँ तक ख्याल है, पॉइंट नंबर 1, अ स्टार, फिल्म मेकर एंड ऑडियंस रिलेशनशिप बड़ी सिंपल है। रिलेशनशिप ये है कि जो फिल्म मेकर है उसके दिमाग में एक सिंसेरिटी होनी चाहिए कि मैं भाई इस ऑडियंस के लिए ये कहानी कहना चाहता हूँ, एंड ही हैज़ टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर टू दैट ऑडियंस। ही हैज़ टू रिस्पेक्ट दैट ऑडियंस, एंड ही हैज़ टू बिलीव दैट ऑडियंस, दैट टारगेट मार्केट इज़ इंटेलिजेंट। उसके बाद फिल्म मेकर नीड्स कैरेक्टर्स। तो जब वो एक स्टोरी उसके पास है, एक कहानी जो वो आपको बताना चाहता है, सिर्फ यही एक पर्पज़ है फिल्म मेकर का, और क्या है, कहानी बताना। उसके लिए आपको एक्टर चाहिए। आप एक एक्टर के पास जाते हैं, एक्टर उस किरदार को, उस कैरेक्टर को समझता है और उसके बाद वैसा ही बन जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हो, आप भले ही अपनी ज़िंदगी में एक पहलवान हो, लेकिन आपको एक कमज़ोर आदमी का रोल प्ले करना है तो आपको वो कमज़ोर आदमी बनना पड़ेगा। ये एक्टर की रिलेशनशिप है कहानी के साथ और स्टोरी के साथ, और उसको ऑनेस्टली और सिंसियरली वो अपनी ऑडियंस तक उस बात को कम्युनिकेट कर सके, इस बात का वो मीडियम है। और फिर आती है ऑडियंस के साथ आपकी ये रिलेशनशिप है कि आपकी फिल्म आ रही है जिस ऑडियंस के लिए, वो उसका टिकट खरीदें, उस फिल्म को देखें, और उसके बाद आपकी वो फिल्म उन्हें सही लगी, गलत लगी, रिजेक्ट किया, क्या नहीं किया, ये उसका एंड रिजल्ट है। ऑडियंस को भी आपके ऊपर बिलीफ और ट्रस्ट होना चाहिए कि आप उसको फिल्म ही दिखाने के लिए बुला रहे हैं। आप जो पैसे दे रहे हैं वो कोई वैरायटी शो के लिए नहीं दे रहे हैं। आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं वही आप उसको दे रहे हैं, और जब वो आपकी वो फिल्म देखती है और जब उसे लगता है आपने जो प्रॉमिस किया था उसकी रिस्पेक्ट करके, उसकी इंटेलिजेंस के साथ वो फिल्म बनाई है, तो वो फिर रिपीट ऑडियंस बनती है। वो आपकी फिल्म में फिर दोबारा आती है, तिबारा आती है, और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता है, और इस तरह से जो फिल्म का मार्केट है वो भी बढ़ता है। तो बॉलीवुड के साथ क्या प्रॉब्लम है? Why Bollywood films are not getting repeat audience? Why Bollywood films are not increasing their market? Why is it कि जो फिल्म बनाते हैं ना तो उनको ऑडियंस पे ट्रस्ट है, ना ऑडियंस को उन पे ट्रस्ट है? कहाँ चीज़ें गड़बड़ होती हैं? तो गड़बड़ चीज़ें शुरू होती हैं ये बीच में, जहाँ पे आपने एक एक्टर को साइन किया, समझिए वो एक्टर नया है और वो फिल्म बहुत ज़्यादा सुपरहिट हो गई, बहुत उसने अच्छा बिजनेस किया। अब सडनली उस स्टार की वैल्यू बढ़ जाती है और वो एक्टर से स्टार बन जाता है। अब उसको ये लगता है कि ये मेरी इमेज है, अब इस इमेज के मैं आगे पीछे कुछ करूँगा तो मेरी इमेज टूट जाएगी, मेरा स्टारडम चला जाएगा। तो वो
एक्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर देता है। अब वो एक ब्रांड बन चुका है, एक स्टार बन चुका है, अब वो इमेज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। अब वही इमेज हर फिल्म में होनी चाहिए। अब आप जाएंगे, अगर कोई पहलवान जैसा एक्टर है और उससे आप जाके कहेंगे तुम एक कमज़ोर आदमी बनो, तो एक कमज़ोर पहलवान लगेगा वो, फिर वो कमज़ोर पहलवान ही बनेगा। कई ऐसे एक्टर्स होते हैं हु आर जो हमेशा बड़े स्टाइलिश, मॉडर्न, फैशनेबल होते हैं। अब आप उनसे बोलोगे तुम्हें एक किसान का बेटा बनना है, तो वो किसान का भी जो बेटा होगा वो भी एक बड़ा हैंडसम, मॉडर्न, कूल डूड टाइप का होगा। अब ये यहाँ पे ऑनेस्टी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। ऑनेस्टी ख़त्म हो जाती है, सिंसेरिटी टू द स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाती है, और ऑडियंस को भी बड़ी जल्दी ये बात समझ में आ जाती है कि अरे ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, या कुछ भी चल रहा है, चलो कुछ भी देखने का मूड है तो चलो। इसीलिए हमारी कंट्री में माइंडलेस कॉमेडीज़ और कीप योर ब्रेन बिहाइंड, अपने घर पे रख के आइए, दिमाग तो मज़ा आएगा, वन टाइम व्यूइंग, पैसा वसूल, इस तरह के ऊटपटांग शब्द हमने फिल्म के इर्द गिर्द जोड़ दिए हैं, जबकि ये कोई चार्ट तो है नहीं, इट्स आर्ट। आप फिल्म के बारे में सोचिए तो आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जिनमें डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फिल्म की स्टोरीज़ और कैरेक्टर्स का इतना बड़ा हाथ है। ये वो फिल्म्स ही हैं जो आपको हर समय ये बताती हैं व्हाट यू शुड नॉट बी, जो आपको हमेशा ये बताती हैं अगेंस्ट अनसरमाउंटेबल ऑड्स, दुनिया की सबसे कठिन से कठिन चुनौतियों के बावजूद आप जीत सकते हैं, जो आपको आपके अंदर छुपे हुए कई सारे डेलिकेट इमोशंस के बारे में बताती हैं, या आपको ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत, मोरालिटी, एथिकल साइंस, ये सारी चीज़ें बिना कुछ बोले हुए छोटी मोटी चीज़ों से आपको गुदगुदा के बताती हैं। आपकी ज़िंदगी इन्हीं फिल्मों के गाने, इन्हीं फिल्मों के मूवमेंट्स पे इतनी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकती। मूवीज़ आर लाइक लिटरेचर, दे आर लाइक पोइट्रीज, दे आर लाइक म्यूज़िक, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। इमेजिन योर लाइफ विदाउट फिल्म्स, इमेजिन योर लाइफ विदाउट मूवीज़। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल ये चीज़ है, और बीच में आके एक जो वो उसका रीज़न ये है कि हमने स्टार्स के कंधों पे सारी चीज़ छोड़ दी है, क्योंकि हम लोगों ने राइटर्स और डायरेक्टर्स को वो हैसियत नहीं दी जो वो डिज़र्व करते हैं। वो क्रिएटर्स हैं, वो माँ हैं, वही भगवान है, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्हीं ने वो एक वर्ल्ड क्रिएट किया है, उसमें कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं, उन्हें इमोशंस दिए हैं, उन्हें कॉन्फ्लिक्ट्स दिए हैं, एस्पिरेशंस दिए हैं, सब कुछ उन्हीं ने क्रिएट किया हुआ है। स्टार्स आर जस्ट मीडियम्स, और हमने जो मिडिल मैन है, जो मीडियम है, उसको क्रिएटर बना दिया है, और क्रिएटर को हमने किनारे खड़ा कर दिया है। दूसरा जो प्रॉब्लम है एक फिल्म मेकिंग और स्टार और ऑडियंस तक पहुंचने में, एक इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, उसमें एक बजट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम है। जो फिल्म में जो खर्चा आप कर रहे हैं, वो क्या ये फिल्म डिज़र्व करती है, और इस फिल्म में कितना खर्चा होना चाहिए, ऐसे सवाल हमारे यहाँ नहीं होते हैं। हमारे यहाँ अगर एक समझिए एक हॉरर फिल्म है, छोटे से गांव में, समझ लीजिए जैसे स्त्री थी, या जैसे मुंजिया भी आई है, इस तरह की अगर फिल्में हैं, ये जो फिल्में हैं इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। आप हॉलीवुड में क्या है, जुरासिक पार्क, कोई भी स्टार नहीं, पर वो फिल्म जो डिज़र्व करती है बजट, वो बजट उसको मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ अगर ये जो फिल्म है इसमें अगर कोई स्टार नहीं है तो कहेंगे अरे यार ये 10-1 करोड़ में बना दो, 15 करोड़ में बना दो, 20 करोड़ में बना दो, पर उसके ऊपर नहीं जाते। तो सस्ते में बना दो, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, टैकी बना दो, कैसी भी बना दो, मार्केटिंग में खर्चा मत करो। मार्केटिंग में खर्चा नहीं करोगे तो फिल्म के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलेगा, ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं। तो ऐसी फिल्में सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पर और सिर्फ कॉन्टेंट पर डिपेंड करती हैं। लेकिन इसी फिल्म में, इसी स्टोरी में, सेम विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, आप बाकी कास्ट भी मत चेंज करिए, एक स्टार को डाल दीजिए इसके अंदर, अब सडनली इसकी जो कॉस्ट है 4, 5, 6 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। आप कहेंगे 100 करोड़ इसकी कॉस्ट है, फिर उसमें 100-150 करोड़ रुपए स्टार के जुड़ेंगे, फिर उसमें 25, 30, 40 करोड़ रुपए की मार्केटिंग जुड़ेगी। बाय द टाइम दैट फिल्म कम्स आउट वो 300 करोड़ रुपए की फिल्म हो जाती है। अब जो कहानी आप 10 करोड़ में, 15 करोड़ में बनाना चाहते थे, आपने 300 करोड़ में लोगों को दी है। आप मुझे ये बात बताइए कि ये कौन सी लॉजिक है, कौन सी रैशनैलिटी है, इसको तो मुझे नहीं लगता अपने जीते जी मैं कभी सॉल्व कर पाऊँगा। ये तो एक तुगलकी प्रोजेक्ट है। अब आप कहेंगे कि साहब ये फिल्में लेकिन हज़ार करोड़ का बिज़नेस करती हैं। आप देखिए जहाँ स्टार आता है फिल्म इतना बिज़नेस करती हैं। पहली बात तो आपकी एक गलतफहमी है, ऐसा नहीं है।
ये भी तो देखा करिए उनकी कितनी सारी फिल्में फ्लॉप भी होती हैं, और उस चक्कर में जो नेक्स्ट लेवल की फिल्में बनती हैं वो कितना पैसा लूज़ करती हैं। और अब आती है बात स्टार की, आप कह रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस के फिगर्स की, आई चलिए इसकी बात करते हैं। बॉक्स ऑफिस या ट्रेड मैनिपुलेशन, ये इतना बड़ा इशू है कि अगर इसको रिफॉर्म नहीं किया गया तो मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि बॉलीवुड बंद हो ना हो, लेकिन एक्सटिंक्ट इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जो जैसे कानपुर शहर में लेदर इंडस्ट्री बहुत धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है, उस तरह की इसकी हालत हो जाएगी, होगी भी और नहीं भी होगी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। थिएटर के बाद बाहर लोग टिकट ब्लैक में बेचा करते थे। फिल्म का वो खुलता था बॉक्स ऑफिस और बंद हो जाता था 4-5 टिकट बेच के, और उसके बाद ब्लैक में बिका करते थे टिकट। वो इसलिए कि एक करप्ट प्रैक्टिस थी, एग्जिबिटर, प्रोड्यूसर और ये सब मिलके ब्लैक में बेचते थे, और ब्लैक के पैसे तब इतने ज़्यादा पकड़े भी नहीं जाते थे। पर कई बार ऐसा भी देखा गया है, उसमें मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाहर टिकट ब्लैक में बिक रहा है, आपने ब्लैक में टिकट लिया, आप अंदर गए, हॉल खाली पड़ा है, 10-12 ही लोग बैठे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल उठता था कि भाई अगर हॉल खाली है तो ब्लैक में क्यों बेच रहे हैं? ब्लैक में तो तब बेचो जब ऐसी डिमांड हो कि लाइन लगी हो। तो उन्होंने बताया कि इससे क्या होता है, हाइप बनती है कि फिल्म जो है वो ब्लॉकबस्टर है, देखो टिकट ब्लैक में बिक रहे हैं इसके। ये मैनिपुलेशन हमेशा से रहा है, इसीलिए बॉलीवुड की कभी ऑथेंटिसिटी जो है उसको किसी ने माना नहीं, उसकी जो जेन्युइननेस है उसको माना नहीं, उनके फिगर्स को भी ऑथेंटिक माना नहीं गया। पर एक रफ ये था कि जो नेट फिगर्स की फिल्म ने कितना बिजनेस किया है। पहले तो मैं आपको बता दूं, बॉक्स फिगर्स जो होते हैं, जो ग्रॉस फिगर्स होते हैं बॉक्स ऑफिस के, वो जनरली टैक्स जो होता है, जीएसटी है, जो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, उसको इंक्लूड करके होते हैं, इसलिए ग्रॉस फिगर्स का कोई मीनिंग नहीं है। जो नेट फिगर्स होते हैं वो बिना टैक्स के होते हैं, कि आप प्रोड्यूसर और एग्जिबिटर के बीच कितना पैसा आने वाला है, वो आपका रेवेन्यू है, वो रियल रेवेन्यू है, तो वो जो है वो माइनस टैक्सेस होता है। तो सबसे पहला बॉक्स ऑफिस का जो मैनिपुलेशन है, प्रोड्यूसर्स वगैरह ने इस तरह से शुरू किया कि नेट फिगर सुनने में कम लगते हैं, और चूंकि आप उसके ऊपर टैक्स जोड़ दो तो 10-15-20% जो भी जीएसटी, सब जगह कई जगह पे अलग अलग टैक्सेशंस हैं, तो उतना तो आपका फिगर जो है इन्फ्लेट हो ही जाता है, और ऐसा लगता है आपकी फिल्म ने इतना ज़्यादा बिजनेस किया। दूसरा जो करप्ट प्रैक्टिस थी वो ये थी कि, या है अभी भी, कि जनरली प्रोड्यूसर्स जो थे वो थोड़े से फिगर्स खुद ही इन्फ्लेट कर देते थे। अगर आपकी फिल्म ने 10 करोड़ का बिजनेस किया फर्स्ट डे में, तो वो बोल देते थे इसने तो 15% का किया, तो 10% से 15%, फिर 20%, फिर 25%, करते करते 25% तक लोग इन्फ्लेट करने लगे। आपकी फिल्म ने बिजनेस किया 10 करोड़ का, बताया गया 12.25 करोड़ का, 13 करोड़ का, यहाँ तक थोड़ा ठीक ठाक भी चल रहा था मसला। अब सडनली जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ, जो मैं आपको बताता हूँ, जो एक और आर्टिकल इसके ऊपर है, तो ये जो आर्टिकल है ये rediff.com में छपा है। ये कोई फिल्म ट्रेड, बॉलीवुड हंगामा की तरह फिल्म ट्रेड मैगजीन नहीं है। ये जो है ये बहुत पुरानी और काफ़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है rediff.com। इसमें है, पठान एन एनिमल अर्निंग ₹1000 करोड़ इज़ बोगस। मुझे नहीं पता, मैं जनरली बॉलीवुड के फिगर्स में घुसता नहीं हूँ, पर इसमें ऐसा लिखा है, और इसको लिखा है सैयद फिरदौस अशरफ ने। आप देखिए क्या लिखते हैं। ये कहते हैं, द होल वर्ल्ड हैज़ कम टू नो दैट दीज फिगर्स आर मैनिपुलेटेड। वी डू नॉट हैव एनी ऑथेंटिक सोर्स टू टेल अस द एक्चुअल फिगर्स। द प्रोड्यूसर ऑफ अ फिल्म पुट्स आउट सम फिगर्स एंड द मीडिया पब्लिशेस दैट। हु वेरीफाइज सच फिगर्स? Who verifies such figures? और यही रीज़न है, आप देखिए अलग अलग वेबसाइट पे, अलग अलग ट्रेड जर्नलिस्ट के सोशल मीडिया अकाउंट्स में आपको अलग अलग फिगर्स आप पढ़ने को मिलेंगे। कहीं पे वर्ल्ड वाइड लिख देंगे, कहीं पे ग्रॉस लिख देंगे, कहीं नेट लिख देंगे, सब जगह अलग अलग फिगर्स होंगे, और सब में एक होल्ड लगी होगी सारे लोगों में कि हम सबसे पहले हम ये फिगर्स बताएं। लेकिन इनको वेरीफाई कौन करता है, इनको चेक कौन करता है? प्रोड्यूसर जो चाहे वो बोल दे और वही छप जाता है। वो इसलिए छप जाता है कि ये सारे लोग जो छापने वाले हैं वो सारे के सारों को पैसा मिलता है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। एक और आर्टिकल है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। ये आर्टिकल है, it says better OTT deals, fake perception rise in star fee, why Bollywood is rigging box office with corporate bookings and what exactly is it? आपने कॉर्पोरेट बुकिंग्स के बारे में काफ़ी सुना होगा। ये जस्टिन जोसेफ रॉ ने लिखा है। ये कहते हैं,
व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव? आप सुनिए, आपको मज़ा आएगा सुन के। लोग बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, और जस्टिन जोसेफ रॉ साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है। इन्होंने लिखा है, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव? आस्क हिंदी फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स एंड दे माइट शीपिशली टेल यू buying your own movie tickets. The first 6 months for Bollywood have been relatively muted, with no blockbusters in sight and tent-pole films tanking. But that hasn't deterred producers from trying to not necessarily mount cost-control good films, but pump money in what has clearly been dubbed as reckless and harmful practice by the trade, that is rigging the box office with perception control. Or as the internet loosely calls it, corporate bookings. दोस्तों, जो सबसे बड़ा करप्शन आज की तारीख में चल रहा है उसको कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग्स। अब ये कॉर्पोरेट बुकिंग्स क्या है? मैंने एक फिल्म बनाई, द वैक्सीन वॉर, जो कि बेसिकली हमने हॉटस्टार के लिए बनाई थी, OTT के लिए। कोविड से हमने बनाना शुरू किया था, पर फिर बाद में ऐसा लगा कि एक टेक्निकल रिलीज़ उसकी करनी चाहिए थिएटर में, क्योंकि तब फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ का टैग मिलता है, और फिल्म फेस्टिवल्स में, नेशनल अवार्ड में, अलग अलग जगह पे आप तभी क्वालिफाई कर सकते हैं जब ऐसा हो। तो वो फिल्म हमने रिलीज़ की एक बहुत ही शॉर्ट लिमिटेड तरीके से, ताकि उसको वो सर्टिफिकेट मिले। और उस वक्त में कई सारी सोशल मीडिया कंपनीज़ और मार्केटिंग कंपनीज़ ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द वर्ड कॉर्पोरेट बुकिंग। और मेरे को उन्होंने बोला कि आप कॉर्पोरेट बुकिंग करिए और उससे आपके बॉक्स ऑफिस फिगर्स काफ़ी हाई हो जाएंगे, एंड वी विल डू दैट फॉर यू। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक NDA होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। पर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ये ज़रूर दिखा सकता हूँ कि उन्होंने मुझे क्या मैसेज भेजा था। उसका एक पार्ट दिखाता हूँ, बाकी दिखाना मेरे लिए एथिकल और एक रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर के नाते अच्छी बात नहीं है। पर एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ सबको पता होनी चाहिए कि आज आपके बॉलीवुड में कितने हाई लेवल का करप्शन हो रहा है। आप ये देखिए, ये मैसेज मुझे उन्होंने भेजा था। ये कई सारे उनने चीज़ें भेजी थी, जिनमें पॉइंट नंबर 10 मैं आपको बता रहा हूँ। इट सेज कॉर्पोरेट बुकिंग्स के बारे में, वी आर प्रोवाइडिंग 3 पैकेजेस, गोल्ड 40 करोड़ टिकट्स एंड 20 करोड़ स्पेंड। इसका मतलब है आप 20 करोड़ रुपए खर्च करिए और बदले में ये लोग जो है 40 करोड़ टिकट आपकी फिल्म के खरीदेंगे, 40 करोड़ वर्थ के। तो मतलब अगर आप 20 करोड़ रुपए इनको देंगे तो पहले दिन का आपका बॉक्स ऑफिस फिगर 40 करोड़ दिखाई पड़ेगा। ये गोल्ड है। सिल्वर कैटेगरी है 30 करोड़ टिकट्स एंड 15 करोड़ स्पेंड, उसके लिए आपको 15 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। और जो ब्रॉन्ज कैटेगरी है वो है 20 करोड़ टिकट्स, 10 करोड़ स्पेंड। डिपेंडिंग ऑन सुपरस्टार स्पेंड पावर ही कैन चूज द पैकेज। अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन सुपरस्टार स्पेंड पावर ही कैन चूज द पैकेज, इसका मतलब यही है कि ये जो है, ये कॉर्पोरेट बुकिंग्स कराने वाले जनरली प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, ये होते हैं स्टार्स। और उसने भी सुपरस्टार वर्ड यूज़ किया है। सुपरस्टार मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सब हैं, लेकिन ये जिनके पास पैसा है उन सुपरस्टार्स की बात कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट बुकिंग का मतलब ये है कि आप पहले दिन, एक सारे जो स्टार्स हैं किसी ना किसी ब्रांड के लिए काम करते हैं। ये ब्रांड्स जो हैं इनके पास CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पैसा होता है। ये सारे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने बेनिफिशरीज़ के लिए, एग्जीबिटर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, सबके लिए ऐसा बोल के पेपर पे पूरे के पूरे थिएटर्स बुक कर देते हैं, और पूरे के पूरे थिएटर्स बुक कर देते हैं, और वो रेवेन्यू आता है सारा आपके फिल्म के बॉक्स ऑफिस के रिफ्लेक्शन में। पर एक्चुअली वो स्टार की जो ब्रांड फीस है उसमें किया गया है। आप जाइए, एक पूरे खाली पड़े होते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ देखने भी नहीं जाते, कोई नहीं जाता। तो इस तरह से पूरे इंडिया में किया जाता है। और इसको कैसे पकड़ा गया? इसको पकड़ा ऐसे गया कि कई बार लोगों ने देखा कि से फॉर एग्जाम्पल, हाँ अच्छा, उसमें ये लोग ना, आप अगर चोरी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें अकल तो लगानी चाहिए। इन लोगों ने अकल भी नहीं लगाई, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि ऑडियंस इनसे ज़्यादा स्मार्ट है। ये ऑडियंस को कुछ मानते ही नहीं, ऑडियंस पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। तो इन लोगों ने, जैसे आप देखिए, एक थिएटर में 7 बजे का शो होगा, पूरा फुल होगा, 100%, एक सीट नहीं मिलेगी। और उसके बाद के जो 2 शोज़ होंगे वो पूरे खाली पड़े होंगे, क्योंकि इन्हें 7 बजे का पूरा शो बुक कर लिया है। और अलग अलग थिएटर्स में, अलग अलग स्क्रीन्स पे इन लोगों ने इस तरह से बुकिंग कर ली है। दूसरा, कई बार आप देखेंगे कि आपको थिएटर जो है, कई बार ये लोग खुद भी खरीद लेते हैं स्टार लोग टिकट्स। आप देखिए, थिएटर आप उसमें जाइए, अगर बुक माई शो में, तो आपको फुल मिलेगा, आगे की 2-3 रोज़ छोड़ के जनरली फुल मिलेगा। आप सोचते हैं अगर चांस ले लेता हूँ मैं जाके, चलो लास्ट मिनट पे, आप लास्ट मिनट पे जाके अगर चांस ले लेते हैं, आप अंदर जाएंगे तो आपको थिएटर खाली मिलेगा
10, 15, 20 लोग भी होंगे शायद। तो इस तरह से जो फिगर्स मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, ये कॉर्पोरेट बुकिंग्स के थ्रू किए जाते हैं। दूसरा, इन्फ्लेटेड बुक फिगर्स, जो आप पहले को मैंने आपको बताया कि देयर इज़ नो बडी टू चेक देम। और तीसरा जो है वो ये है, बाय क्रिएटिंग कन्फ्यूजन इन फिगर्स। वो ये है, कहीं पे ग्रॉस डाल दिए, कहीं वर्ल्ड वाइड डाल दिए, कहीं कुछ डाल दिया, कभी बोल दिया ये बिगेस्ट मंडे, कभी बिगेस्ट ट्यूज। पूरा आइडिया ये है कि हर समय ये दिखाते रहना कि फिल्म बहुत सक्सेसफुल है और उस तरह से स्टार की जो ब्रांड इक्विटी है वो मेंटेन रहे, वो मार्केट में ये ना लगे कि ही इज़ अ फ्लॉप हीरो। और ये सारा ताम झाम एक स्टार के लिए किया जा रहा है। उसके देखा देखी अब कई मीडियम साइज़ फिल्मों ने भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो एक मीडियम साइज एक्टर जो है, जो 10, 15, 20 करोड़ ले रहा है, उसको भी तो वो इंश्योर करना है कि उसकी जो स्टारडम है इससे ऊपर ही जाए, नीचे गिरे नहीं। तो लोग वो भी करते रहते हैं। सो इट इज़ बेसिकली इज़ ड्राइंग अप द इंडस्ट्री। वो ऐसे ही है कि आप भेड़िया आया करते रहे और एक दिन भेड़िया आया तो आप ही को खा गया। ये उस एक इंसेक्ट होता है जो पहले अपने आसपास की चीज़ों को खाता है, फिर उसके बाद अपनी फैमिली को खा जाता है, और लास्ट में जब कुछ नहीं बचता तो खुद को खा जाता है। मुझे लगता है ये उसी तरह का है। अब इसके बारे में कई ट्रेड एनालिस्ट भी लिख रहे हैं, कई जगह पे छप भी रहा है। मैंने आपको बताया 3 तो आर्टिकल्स मैं ही बता चुका हूँ आपको, और लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बर्स्ट समटाइम सून, लेकिन इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, एंड दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट। कम से कम कल को मैं ये तो नहीं गिल्टी फील करूँगा कि मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ मैंने वहीं पे वहाँ की गलत करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए आवाज़ नहीं उठाई। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये जो एक और आर्टिकल मैंने बताया था आपको बॉलीवुड हंगामा का, इसी आर्टिकल में देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल अतुल मोहन, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही इज़ ऑल्सो ट्रेड एनालिस्ट। उनकी पूरी फैमिली जो है वो ट्रेड मीडिया में रही है। वो कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर क्वाइट स्मार्ट एंड अवर इंडस्ट्री डजंट रियलाइज दैट दे कांट बी फूल्ड बाय द फिगर्स फ्लोटेड बाय द मेकर्स। इसमें अमोद मेहरा जी ने लिखा है, ट्रेड एनालिस्ट अमोद मेहरा लाफ्ड एंड ही सेड ours is the only country in the world where we have no way of finding what the actual box office figures are। और ये सही है पूरे वर्ल्ड में। आपको पता है हॉलीवुड में शो बाय शो, मिनट बाय मिनट यू कैन चेक आपकी फिल्म के कितने टिकट बिके हैं, क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग यू नो। इंडिया में कुछ सिस्टम ही नहीं है। अगर किसी प्रोड्यूसर ने बोल दिया कि हमने इतना किया है तो हमने इतना किया है, मान लीजिए आप उसको। सो अमोद मेहरा जी ये कहते हैं बेसिकली कि ड्यूरिंग कोविड पीरियड OTT प्लेटफॉर्म्स और ब्लाइंडली बाइंग फिल्म्स एट अनहर्ड ऑफ प्राइसेस। और ये सही है, फिल्में कुछ भी ऊट पटांग अनाप शनाप प्राइसेस में बिक रही थी। बट थिंग्स चेंज देयर आफ्टर। A reputed filmmaker made a film that did average business, but he claimed that it collected more than rupees 100 crores. The streaming giant, meanwhile, declined to offer him the money promised as his film underperformed. The director insisted that his film was a success, to which they asked him, in that case, if your film indeed made rupees 100 crores, you must have paid GST accordingly. Please show us GST receipt of the same and we'll pay you rupees 40 crores as promised. As expected, the filmmaker was left tongue-tied and he never showed up। ये बात सही है। हिंदुस्तान में कोई ये नहीं पूछता है कि अगर आपकी फिल्म ने वाकई में 1000 करोड़ का बिजनेस किया है तो उसकी कोई GST तो आपने पे किया होगा। तो आप GST देख लीजिए और आप रिवर्स कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको बॉक्स ऑफिस फिगर मिल जाएगा। हमारे यहाँ INB मिनिस्ट्री है, उसको इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी तरह का करप्शन चलता रहे। जो एसोसिएशंस हैं इतनी सारी, उनको भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि करप्शन चलता जाए। जो रिस्पॉन्सिबल स्टूडियोज़ हैं उनको भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये करप्शन चलता रहे। सीनियर जो प्रोड्यूसर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल बड़े लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें भी नहीं पड़ता, डायरेक्टर्स को भी नहीं पड़ता, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 24 घंटे लोग इसी बारे में बात करते रहते हैं। ये बड़ी अजीब सी इंडस्ट्री है। हर आदमी कह रहा है ये गलत है और ये होना नहीं चाहिए, और हर आदमी खामोश हो जाता है, पता नहीं किसके डर से। शायद ये भी है कि लोगों के दिल में डर होता है, हमने आज बोल दिया और कल को फिर उस स्टार के पास जाएंगे और उसने हमारे साथ काम नहीं किया तो। एग्जीबिशन, फिल्म्स की जो एग्जीबिशन जो है, जो ये जो चेन्स है, मल्टीप्लेक्स चेन्स, इन्होंने बिज़नेस को ख़त्म करने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। उसका रीज़न ये है, आप बताइए कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि प्रोडक्ट के प्राइसेस हर समय बदलते रहे। एक्सपीरियंस आपका बदल नहीं रहा, लेकिन प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं वो हर समय किसी
कभी एक हो जाए, कभी कुछ हो जाए, सैटरडे को अलग, संडे को अलग, मंडे को अलग। आप कहीं भी जाते हैं आपको पता है कि अगर आप एसएल वर्ल्ड जा रहे हैं, आप किसी टिकटेड इवेंट में जा रहे हैं, तो आपको पता है इसका बेसिक प्राइस इतना है, और अगर वो लंबा चलने वाला है तो हर रोज़ इसका ये प्राइस होने वाला है। पर यहाँ पे तो थिएटर, आप हर थिएटर में प्राइस अलग होगा। तो इट्स लाइक एयरलाइंस प्राइस की तरह से प्राइस सेंसिटिव मार्केट आपने इसको बना दिया है, एंड दैट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड डिटर्मिनिंग। तो इसलिए लोग कोशिश क्या करते हैं, जब अपनी फिल्म पे फेथ नहीं होता है तो शुरू के 3 दिन में इतना हाई प्राइस कर देते हैं। कई फिल्में तो मैंने 2-2 हज़ार रुपये के टिकट मिले हैं। कई एवरेज जो बड़ी फिल्में होती हैं उनके 1200-1400 इस तरह के टिकट्स होते हैं। तो आप जब इतने हाई प्राइसेस करते हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत ही एक नीश सेगमेंट के लिए केटर करने लगते हैं, और बाकी जो सारी की सारी जनता है वो वहाँ से कट जाती है। एंड सिनेमा इज़ अ हैबिट फॉर्मिंग एक्टिविटी। तो अगर बार बार लोग प्राइस के कारण फिल्म को नहीं देखेंगे तो काफ़ी वक्त तक फिल्मों को नहीं देखेंगे, और इसलिए ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती है। तो जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने सबके मुंह से सुना होगा कि ये थिएटर्स तो सिर्फ समोसे और कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न के लिए चल रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप जाएं तो इट्स सच अ करप्ट प्रैक्टिस, इट्स डेफिनेटली नॉट कंज्यूमर फ्रेंडली प्रैक्टिस एट ऑल। मेरा ऐसा ख्याल है, मेरा ऐसा मानना है, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म की ज़रूरत है, जहाँ पे प्राइसिंग एक स्टेबलाइज किए जाए और अफोर्डेबल हो, तभी ये सिनेमा ग्रो कर पाएगा। बट सैडली प्रोड्यूसर्स भी खुश हैं क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना वो लोग पैसे कमा पा रहे हैं। सेकेंड थिंग है, जो डिस्क्रिमिनेशन है मीडियम साइज़ और छोटी फिल्मों के साथ। जो अच्छी कंटेंट वाली स्टोरी बेस्ड फिल्म्स हैं उनको टाइम लगता है धीरे धीरे ग्रो करने में, उनको वर्ड ऑफ माउथ से 1-2 हफ्ते चाहिए। तो क्या ये नहीं होना चाहिए, ऐसी फिल्मों को नर्चर करना हम सबकी कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? सिनेमा एक आर्ट है, सारी दुनिया बिजी है इस आर्ट को बचाने के लिए। पूरे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में सिनेमा को प्रिजर्व किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको नर्चर किया जाता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म है कि इसके ऊपर सरकारें गिर सकती हैं, सरकारें बन सकती हैं, वॉर्स जीते जा सकते हैं, वॉर्स हारे जा सकते हैं। पूरा वर्ल्ड वॉर जो है उसमें सिनेमा का कितना बड़ा रोल था। सोशल प्रथाएं हैं, सोशल टैबूज हैं, उन्हें चेंज किया जाता है। आप ये देखिए कि निकाह के अगेंस्ट हमने फिल्में बनाई हैं, हमने सती सिस्टम के अगेंस्ट बनाई हैं, चाइल्ड मैरिजेस पे बनाई हैं, हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर पे बनाई हैं, हमने अनटचेबिलिटी पे बनाई हैं, हमने करप्शन के अगेंस्ट बनाई हैं, हमने ज़मींदारों के अगेंस्ट बनाई हैं, हमने तरह तरह के पॉलिटिकल करप्शन के अगेंस्ट बनाई हैं, सोशल करप्शन के अगेंस्ट बनाई हैं। इन फिल्मों से आपको लगता है सोसाइटी में फ़र्क नहीं पड़ा? जब आप एक 3 इडियट्स जैसी फिल्म देखते हैं, क्या आपको समझ में नहीं आती है ये बात कि हाँ, बच्चों को जो उनका टैलेंट है उसको नर्चर करना चाहिए? जब आप कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में देखते हैं, आपको नहीं समझ में आता है कि टेररिज्म कितनी बुरी चीज़ है और इसके अगेंस्ट हमें लड़ना चाहिए? कितनी फिल्में जो हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, हर चीज़ को इन्फ्लुएंस किया, बदला है। अगर इसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाएगा तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और चूंकि बॉलीवुड कि जो स्मॉल साइज़ फिल्में उन्हें कोई नर्चर नहीं करता, इसलिए वो मार्केट इतना डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग हो गया है। कुछ दिनों में ये फिल्में बंद हो जाएंगी बनना आम ऑडियंस के लिए, ये सिर्फ OTT के लिए बना करेंगी, और जब OTT के लिए बनेंगी तो वो एक तरह की कमोडिटी हो जाएंगी। एंड द आर्ट फॉर्म इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑडियंस एंड द मेकर, जहाँ पे एक ऑडियंस कहती है आई वॉन्ट टू वॉच दिस स्टोरी, एंड देयरफॉर फिल्म मेकर ऑल्सो प्रेजेंट्स इट विद अटमोस्ट ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी। ये पूरा मार्केट ख़त्म करने के पीछे मुझे ऐसा लगता है ये एग्जीबिशन सेक्टर जो है इसका बहुत बड़ा हाथ है। दीज आर, मैं करप्ट, इलीगल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन दीज आर डेफिनेटली नॉट कंज्यूमर फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। दीज आर वेरी वेरी मोनोपोलिस्टिक, मैनिपुलेटिव एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। फोर्थ जो चीज़ है वो है फ्रेंड्स पेड रिव्यूज़, पेड प्रमोशन। ये जो पेड रिव्यूज़ हैं ये कोई नई चीज़ नहीं, ये बहुत वक्त से चला आ रहा था। पहले घड़ियाँ भेज के या एयरपॉड्स बेच के या कोई गिफ्ट्स भेज के, लिफाफे में कुछ थोड़े बहुत पैसे भेज के, जब न्यूज़पेपर में रिव्यूज़ छपे जाते थे तो कई लोगों की ऐसी रेपुटेशन थी कि ये लिफाफा लेते हैं और वो लोग जो हैं वो थोड़े फेवरेबल रिव्यूज़ दे दिया करते थे। लेकिन वो इतने बेईमान भी नहीं होते थे कि वो रिव्यू पढ़ के आपको ये नहीं समझ में आए कि हाँ ये फिल्म में ये गलतियाँ भी हैं। सो वो एक अलग ज़माना था। अब ये डिजिटल मीडिया जब से आया, डिजिटल जर्नलिज्म जब से आई है, तब से क्या हुआ है कि चीज़ें लाइक फायर सेकंड्स में, मिनट्स में वायरल होती हैं। एक फिल्म अच्छी है कि बुरी है, वो एक साथ इतने सारे रिव्यूज़ उसके आ जाते हैं
कि इन 1 आवर ये बात लोगों तक फैल जाती है कि फिल्म अच्छी है, बुरी है, देखने लायक है, नहीं देखने लायक है। ये चैलेंज ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स का तो है ही, डायरेक्टर्स का भी है, लेकिन ये चैलेंज जो है ये मीडिया वालों का भी होना चाहिए, इसलिए कि उनको भी तो ये समझना चाहिए कि उनकी रोजी रोटी जिस चीज़ पे डिपेंडेंट है वो उसी इंडस्ट्री को तो नहीं बर्बाद कर सकते हैं, वो उसी के अगेंस्ट तो नहीं एक वॉर वेज कर सकते हैं कि चलो इसको बर्बाद करो, हमारा क्या जाता है। प्रॉब्लम इज़ कि मीडिया जो है उसका सिर्फ इतना रोल है कि वो एक फिल्म को रिव्यू करें, वो ये ना बताएं ये फिल्म फ्लॉप है कि हिट है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है जब तक फिल्म के फाइनल फिगर्स ना आ जाए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। एक फिल्म अगर बहुत ज़्यादा चलती है और दूसरी फिल्म कम चलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिल्म जो है बेकार है, इसका मतलब ये है कि वो फिल्म कम लोगों के देखने के लिए बनाई गई थी और कम लोग उसको देख रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी गलत बात ये पेड रिव्यूज़ के साथ, ये ओवर एक्साइटमेंट, उनको फोर्स किया जाता है कि वो रोज़ जो है बॉक्स ऑफिस में आज कितना कमाया। तो पहले ये होता था कि मंडे को फिगर्स आते थे, फिर वो संडे को आने लगे, सैटरडे को आने लगे, फिर फ्राइडे को ही आने लगे। अब तो ये आलम है कि फिल्म जब बन रही होती है तभी ये चर्चा चलने लगती है, इतने का बिजनेस करेगी, इतने का बिजनेस करेगी। फिर उसका वो ओपनिंग खुलता है जब एडवांस का, तो आने लगता है कि नहीं देखो इस घंटे इतना इसने टिकट बेचे, इतने बिक गए, मिनट मिनट का अकाउंट आने लगा है। एंड हु इज़ डूइंग इट? ऑब्वियसली ये फ्री में तो करते नहीं हैं ये लोग। मेरे को कई फिल्मों का एक्सपीरियंस है, मैं तो अच्छे से जानता हूँ। ये हर चीज़ के पैसे लेते हैं लिखने के, तो मतलब इनको कोई पैसे दे रहा है। इसका मतलब प्रोड्यूसर्स को ये समझ में आ गया है कि जो हाइप फिल्म की क्रिएट करने की सक्सेसफुल में, द परसेप्शन कंट्रोल जिसको बोलते हैं, दैट परसेप्शन कंट्रोल इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी, क्योंकि उसी के ऊपर वो स्टार जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो स्टार की पूरी ब्रांड इक्विटी डिपेंड करती है। इसलिए स्टार जो है वो कठपुतली नचाने वाला है और नीचे सब लोग नाच रहे हैं। वर्ल्ड की किसी और कंट्री की फिल्में ऐसा क्यों नहीं बिहेव करती हैं, सिर्फ हम ही लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका मतलब हम खुद इसको एक कमोडिटी बनाते हुए बड़े खुश हैं, क्योंकि हम बिल्कुल 0% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इस बात की कि इस इंडस्ट्री को संभालने में, आगे ले जाने में हमारा ही फ़ायदा है। हम ये देख रहे हैं कि आज इस कुएं से हम जितना पानी निकाल सकते हैं उतना निकाल लें, भले ये सूखा पड़ जाए, पूरे गांव को पीने को मिले ना मिले, हम तो अपना पानी निकाल लें। और सब लोग जब पूरा का पूरा गांव यही सोच के पानी निकालने लगता है, तो हालांकि उस दिन के लिए तो सबको पानी मिल जाता है, लेकिन फिर गांव में लंबे वक्त तक सूखा पड़ता है। अनदर थिंग इज़ दैट बहुत सारे लोग जो हैं फिल्म देखे बिना, आजकल तो ये ट्रेंड चल गया है कि बिना फिल्म देखे आपको रेटिंग दे देते हैं और आपका रिव्यू लिख देते हैं। आप उनको जो लिख के भेज दीजिए वही का वही, 1 सेकंड लगता है, कॉपी पेस्ट किया और उसको छाप दिया। और ये तो मैंने बहुत, मैं आजकल इस मूड में नहीं हूँ कि मैं उसमें घुसूँ, क्योंकि मेरा पर्पस किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करने का नहीं है। लेकिन मेरी एक फिल्म में मैंने देखा था कि किसी ने कॉपी पेस्ट करके पूरा रिव्यू छाप दिया था उसमें। थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि चलिए आप कहेंगे कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेसी है, हर फ्री मार्केट है, तो हर आदमी को हक है वो अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, जिस तरह से बेचना है बेचे। अगर सब लोग बिकने को तैयार हैं और पैसा लेके लिखने को तैयार हैं तो मेरा क्या जाता है, मैं लिखवाऊंगा, क्यों नहीं लिखवाऊँ? ऑफ कोर्स बिल्कुल लिखवाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जो नया ट्रेंड चालू हुआ है ये है नेगेटिव जर्नलिज्म। अब ये लोग जो हैं ये सिर्फ इस बात के ही पैसे नहीं लेते हैं कि आपकी फिल्म का बॉक्स ऑफिस फिगर या आपका पूरा स्टारडम या आपका हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट करना है, बल्कि इस बात का भी ये लोग क्या बोलते हैं, सुपारी लेते हैं कि दूसरे को डिस्ट्रॉय करना है। अगर आप इनको, अच्छा कब डिस्ट्रॉय करते हैं, या तो कोई और इनको पैसा दे कि भाई सामने वाले को की फिल्म को गिराना है। 2 फिल्में एक साथ आ रही हैं, एक ने बोला कि भाई दूसरे की खूब बुराई कर, मेरी खूब तारीफ कर, तो दूसरे को गिराने में लग जाते हैं। दूसरा, अगर आप इनको बिजनेस नहीं दें, अगर आप इनके थ्रू काम नहीं करें, आपने समझिए अगर ऐसे 10 लोग हैं और आपने 4 को पैसे दे दिए और बाकी 6 को नहीं दिए, तो ये आप लोग को डिस्ट्रॉय करने आ जाते हैं 6 लोग। और अगर आपने कहा कि नहीं मैं इस करप्शन के रैकेट में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं किसी को ब्राइब वाइब करूँगा, मेरी जो फिल्म है जैसी है वैसी है, जो हम करते ही हैं अखबार और उसका हम भुगतते भी हैं, तो ये लोग आपको डिस्ट्रॉय करने आ जाते हैं। फिर ये इनकी कोशिश ये नहीं होती कि इंडिफरेंट हो जाए आपकी फिल्म से, ये आपको बर्बाद करने के लिए आ जाते हैं। तीसरा एक और जो ट्रेंड है वो ये है ब्लैकआउट। मतलब, एंड माई फिल्म वैक्सीन वॉर वॉज अ विक्टिम ऑफ दैट। मतलब अगर आपकी फिल्म आ रही है तो आपने इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए कि अच्छा भाई तुम मेरे बारे में तो लिखोगे ही, लेकिन अगले 4 हफ्ते 5 हफ्ते जब तक मेरी फिल्म चल रही है तुम किसी और फिल्म के बारे में लिखोगे ही नहीं, जैसे लोगों को पता चले और कोई फिल्म ही नहीं है दुनिया में, बस मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ।
सो दिस इज़ अ कंप्लीट ब्लैकआउट। और इस करप्शन में हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो ट्विटर में ट्रेड जर्नलिस्ट हों, चाहे इंस्टाग्राम में हों, चाहे पेपराजी हो। पेपराजी तो खैर ऐसा है कि बस पैसा दो, काम लो, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। पर बाकी ये लोग इतना अपने आप को पावरफुल समझने लगे हैं। जिस तरह से मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक वक्त था सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिडिल मैन हुआ करते थे, इतने पावरफुल थे, किसी को भी बर्बाद कर सकते थे, किसी भी बिजनेस को बर्बाद कर सकते थे। और जिसको जब कहने लगे थे कि दिल्ली इज़ अ सिटी ऑफ पिम्प्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टुडे आवर बिजनेस इज़ इन द हैंड्स ऑफ पिम्प्स। और इनका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। इनमें कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई इंडिया के बाहर रहता है, कि किसी को कोई इंडस्ट्री में है भी नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं। दे डोंट अंडरस्टैंड सिनेमा। इनके दूर दूर तक इनमें कॉम्पिटेंस नहीं है फिल्म को रिव्यू करने की, पर ये करते हैं क्योंकि इनने किसी तरह से गाली गलौज करके, नेगेटिव बातें कर करके सोशल मीडिया में अपना एक फॉलोअर बेस इकट्ठा कर लिया है। और आप जानते हैं स्टार्स को किसी को गाली दो तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। ये सब मिलके एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने लगे। क्यों क्यों चलाने लगे? आप बताइए। इतने बड़े स्टार्स, इतने बड़े फिल्म मेकर्स, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा स्टूडियो, वर्ल्ड के बेस्ट लॉयर्स जिनके पास हैं, उनको ये मामूली से क्रिटिक्स लोग जो हैं, ट्रेड जर्नलिस्ट हैं, ये कैसे एक्सटॉर्ट कर सकते हैं? तो ऐसा है कि चोरी जाने चोर की भाषा। तो वो इसलिए है कि जब आप कॉर्पोरेट बुकिंग करके गलत फिगर्स देके जब आप करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप करप्शन करते हैं, गलत फिगर देते हैं। अगर किसी ने आपसे बोला, अरे आपका तो भाई साहब 10 करोड़ का बिजनेस हुआ है, 15 करोड़ फिगर क्यों दिखा रहे हैं? तो उससे कहते हैं, अच्छा भाई हम तो तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम छापो। तो वो पैसे लेके आपसे छाप देता है। कल को अगर आपने उसको पैसे नहीं दिए या आपने उसको फिल्म नहीं दी, अब उसको अपनी ताकत समझ में आ गई है, उसको ये समझ में आ गया है आप तो करप्ट हैं ही, आपकी तो कुंडली मेरे पास है ही, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और आप इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं, इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं अपनी फिल्म को सक्सेस कराने के लिए कि मैं जो भी आपको जिस तरह से ब्लैकमेल करूं, जो चाहूं आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये लोग आपको एक्सटॉर्ट करते हैं। मुझे कई लोगों ने कोशिश की थी करने की तीनों ही फिल्मों में, पर उसकी जो है डिग्री इंटेंस होती जा रही है वक्त के साथ साथ, पर मैं होता नहीं हूँ। और चूंकि मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, तो ये जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं वो थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट भी रहते हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा सिलसिला मैंने शुरू किया था अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल से। लेकिन उस वक़्त वो इसलिए था क्योंकि हमारी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही थी और कोविड का भी वक्त चल रहा था, सेकेंड वेव आके भी ख़त्म ही हुई थी। तो हम क्या करते? तो हमें ये लगा कि अमेरिका में जो है वो थिएटर्स खुले हुए थे, इंडिया में थिएटर्स बंद थे। तो वी स्टार्टेड गोइंग देयर। हमने वहाँ पे लोगों को फिल्म दिखानी शुरू की। हमने कहा इससे एक वर्ड ऑफ माउथ होगा, कुछ लोग बातचीत करेंगे। और वहीं पे हमने देखा लोग आके बहुत तारीफ़ करने लगे सडनली फिल्म की। तो हम अपने ही फ़ोन से उसको रिकॉर्ड करने लगे। माई डॉटर वॉज देयर विद मी, तो वो भी, उससे मैंने कहा चलो तुम भी करो। हालांकि मुझे वो बहुत चिढ़ती है इस बात से कि मैंने उसकी पूरी छुट्टियां स्पॉइल कर दी। देन शी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग देम। फिर हमने कहा कि चलो इसको एडिट करके डालते हैं। दिस इज़ द ओनली वे वी कैन प्रमोट अवर फिल्म। चूँकि हमें तो कोई ना हमारे पास पैसा था मार्केटिंग का, ना हमारे साथ ये पूरा जो गैंग ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस है बॉलीवुड की, वो हमारे साथ था। वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, इतना अच्छा ट्रेंड वो चल गया कि फिर इंडिया में भी हमने ग्रुप जो था कम्युनिटी व्यूइंग, लोगों को बुला बुला के दिखाना शुरू किया, उनके रिव्यूज़ किए। एंड दैट कैंपेन बिकेम सो बिग एंड सो पॉपुलर। लोगों को समझ में आया कि बिना पैसा खर्च किए सिर्फ लोगों को दिखा के और उनके रिएक्शंस डाल के आप अपनी फिल्म को सक्सेसफुल कर सकते हैं। कश्मीर फाइल्स वेंट ऑन टू डू 350 करोड़ रुपी बिजनेस। मुझे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स मिलने आते रहे, फ़ोन करते रहे, अच्छा यार ये कैसे करते हैं, हमारा भी करवा दो, ये करवा दो। मैंने कहा भाई वो एक जुनून था, हम लोग को पागल थे, हमें करना था, वो हमने कर दिया। बट दैट इज़ नॉट समथिंग विच वी डू। पर आप देखिए उसके बाद इन लोगों ने क्या क्या किया। फेक ऑडियंस रिव्यूज़। ये जो ऑडियंस रिव्यूज़ हैं अब लोगों को पैसा दे दे के करने लगे। ऑडियंस को पैसा देते हैं, वहाँ पे एक्टर्स भेज देते हैं जो थोड़ी बहुत एक्टिंग जाते हैं, मुंबई में कहीं भी खड़ा कर देते हैं, वो आके कुछ भी आपकी फिल्म के बारे में बोलते हैं, उनको जोड़ तोड़ के बना देते हैं, कहते हैं ऑडियंस रिव्यू है। आप देखिए कई सारी जो फिल्में आई कश्मीर फाइल्स के बाद, पर उन फिल्मों में भी आप देखिए आपको हर जगह वही लोग मिल जाएंगे, हर जगह आपको सेम पीपल वॉचिंग द सेम फिल्म। ये जनरली पहले कमर्शियल फिल्मों के साथ होता है, स्टार्स आते थे और वो एजेंट्स होते थे जो भर भर के लोगों को जो टीवी मीडिया हाउस में ले जाते हैं। आपने देखा होगा टीवी न्यूज़ में जो बैठे रहते हैं 50-100 लोग, वही लोगों को उठा के यहाँ ले जाते थे और स्टार ऐसे हाथ हाथ दिलाता था, फ़ोटो खिंचाते थे एंड थोड़ी सी अवेयरनेस होती थी। पर अब इसको इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है
कि चूंकि इनको ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स चाहिए होते हैं पैसे दे के अपने फेवर में ट्वीट्स कराने के लिए, और ये जितना इन्फ्लुएंसर मार्केट है ये दो मार्केट में डिवाइडेड है, ये राइट विंग और लेफ्ट विंग में डिवाइडेड है। एक वो हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहते हैं, एक जो है गवर्नमेंट के साथ रहते हैं, और इन दोनों लोगों से अलग अलग तरह के ट्वीट्स करवाते हैं, और उसका नतीजा ये हो गया कि फिल्म इंडस्ट्री बिना चाहे हुए भी दो भाग में डिवाइडेड हो गई है, एक इस तरह के लोग, एक उस तरह के लोग, एक उस तरह के लोग, एंड दैट डिविजन एक्चुअली इज मेकिंग इट वीकर एंड वीकर। कोई यूनाइट होके जो फिल्म इंडस्ट्री के खास तौर पे बॉलीवुड की जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स आई शेयर्ड विद यू। मैं आपको कुछ आइडियाज बताता हूं। मेरा कहना यह है, नंबर 1, कि कोई भी, सबसे पहले मैं ऑडियंस के लिए बता रहा हूं कि कोई भी ऐसी फिल्म जो नॉन स्टारर है, प्लीज़ उसको ध्यान से समझें, उसके बारे में पढ़ें। डोंट गो बाई कि आप उन चेहरों को जानते हैं कि नहीं, थोड़ा सा पढ़िए तो वो फिल्म किस बारे में है। आप बहुत सारी अच्छी फिल्में इसलिए मिस कर देते हैं देखना क्योंकि आपको पता ही नहीं होता उस फिल्म के अंदर क्या है। तो उन सब के सिनॉप्सिस वगैरह IMDb में, विकीपीडिया में जगह जगह अवेलेबल होते हैं, उनको पढ़िए, थोड़ा उनमें इंटरेस्ट लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक स्टोरी ऐसी है कि देख लेनी चाहिए, तो प्लीज़ थिएटर में जाके देखिए, प्लीज़ थिएटर में देखिए। जब आप थिएटर में जाके देखेंगे और जब इस तरह की फिल्में धीरे धीरे सक्सेसफुल होंगी, तभी तो जाके ये पूरा का पूरा बॉलीवुड चेंज होगा, जिसके लेके आपको शिकायत रहती है। सेकेंड थिंग इज़, फिल्म इंडस्ट्री के जितने लीडर्स हैं, जो स्टूडियोज़ हैं, जो एसोसिएशंस हैं, जो टॉप डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, इन सब लोगों को मिल के, मैं नहीं जानता स्टार्स के साथ क्या कर सकते हैं, आई रियली डोंट केयर बिकॉज मैं उस मार्केट को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मीडिया को लेकर तो एक पॉलिसी बनानी चाहिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, वो हर आदमी जो कहता है कि मैं यहाँ का काफ़ी पावरफुल या सक्सेसफुल या नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3, या अपने नाम के आगे स्टार भी लगाता है, या अपने नाम के आगे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर भी लगाता है, क्या आपका कभी मन नहीं करता कि ये मीडिया का जो मैनिपुलेशन है, ख़ास तौर पे जो ट्रेड, कहीं से भी मशरूमिंग ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, इनका जो मैनिपुलेशन है, इनका जो एक्सटॉर्शन है, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं सीरियसली आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि आपको अच्छा लगता है अपने आप को उस तरह के बॉलीवुड से जोड़ना, जैसे आप कहें हे आई एम फ्रॉम बॉलीवुड, और लोग कहें ये आ गए देखो करप्ट लोग। आई थिंक वी शुड रिफ्लेक्ट एंड वी शुड रिफॉर्म। इफ़ वी रिफॉर्म एंड इन चीज़ों को हटा दे, करप्शन को अपने यहाँ से, मैं गारंटी कर सकता हूँ वी आर गोइंग टू बी वर्ल्ड्स बेस्ट सिनेमा। क्योंकि आज दुनिया में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा कमी है वो है रिलेशनशिप्स, वो है फैमिली, वो है इमोशंस, एंड अबव ऑल ट्रस्ट। और हमारी फिल्मों में यही तो सब कुछ होता है। आज सारी दुनिया वेस्ट की लड़ाई यही है, वो मोरालिटी ढूंढ रही है, क्या मॉरल है क्या इमॉरल है, और हमारी तो हर फिल्म मोरालिटी पे बेस्ड है। हम हमेशा धर्म अधर्म की लड़ाई दिखाते हैं हमारी फिल्मों से। हमसे अच्छा फैमिलीज कौन दिखा सकता है? हमसे अच्छा इमोशंस कौन दिखा सकता है? हमसे अच्छा गुड और बैड का जो फ़र्क है ये कौन दिखा सकता है? इट इज़ इनग्रेन्ड हमारे DNA में। आप भारत के किसी भी फिल्म मेकर से बोलिए, वो ये चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और ऑन टॉप ऑफ दैट सच अ ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ म्यूजिक, वी सेलिब्रेट लाइफ। हमारी फिल्मों में सेलिब्रेशन है। तो मैं 1 2 3 4 5 बताता हूँ। नंबर 1 कि हम राइटर और डायरेक्टर को सबसे ऊपर रखें, एवरीबडी एल्स इज सबऑर्डिनेट टू देम। ये एक प्रिंसिपल फंडामेंटल जब तक नहीं होगा तब तक ये सब बातें होती रहेंगी, कुछ चेंज नहीं होगा। जब तक स्टार टॉप पे है एंड वो कठपुतली चला रहा है और वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, नो रिफॉर्म इज पॉसिबल। तो ब्रिंग राइटर एंड डायरेक्टर ऑन द टॉप एंड देन एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। नंबर 2, बॉक्स ऑफिस फिगर्स। लेट्स स्टैंडर्डाइज बॉक्स ऑफिस फिगर्स। आपको नेट देने हैं, ग्रॉस देने हैं, और उसके लिए इतना ईजी है, इतने सॉफ्टवेयर हैं, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। वो फिगर्स हर शो बेसिस पे आपके पब्लिश होते रहे और वो पब्लिक डोमेन में हो, और वो कोई ऑडिट करता हो उनको। इतनी सिंपल सी बात है। लोग हमारे ऊपर बॉक्स ऑफिस मैनिपुलेशन का चार्ज लगाना बंद कर देंगे। तीसरा है कॉर्पोरेट बुकिंग, जो कॉर्पोरेट लेवल का करप्शन है एग्जिबिटर्स की तरफ से और प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से, ये तो डेफिनेटली बंद होना ही चाहिए। और ये बंद नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ये कहा जा सकता है कि भाई आज हमने 7 करोड़ का बिजनेस किया और प्लस 3 करोड़ कॉर्पोरेट बुकिंग का किया, तो यू कैन से कि आज हमने 10 करोड़ का बिजनेस किया जिसमें से
3 करोड़ रुपए था, वो कॉर्पोरेट बुकिंग्स थी। और वो कौन से कॉर्पोरेट्स थे वो बता दीजिए आप पब्लिक को। यही तो आप अपनी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, यही आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप मीडिया से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको सोर्स बताए, हर जगह आप सोर्स जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी वो ऑथेंटिक फिगर्स होने चाहिए। एंड इसमें तो ये तो अच्छी बात है, हम गुड और बैड के बीच में फिल्म बनाते हैं तो गुड ही जीतता है, तो ये तो गुडनेस ही है। देन नेक्स्ट थिंग इज़ ये पेड रिव्यूज़ प्रमोशन, मैंने कहा ये पूरा जो ट्रेड माफिया है, जो एक्सटॉर्शन रैकेट है, इसको तो हमको बंद करना ही चाहिए जल्दी से जल्दी। अगर नहीं करेंगे, वेरी सून वी आर गोइंग टू बी अ विक्टिम ऑफ दिस। और आज हम विक्टिम बन चुके हैं, ये फिल्में नहीं चल रही हैं इन लोगों के ही कारण। आप देखिए तो आपकी न्यूज़ वहाँ तक लेके कौन जा रहा है? जो आदमी आपकी फिल्म का जो आप परसेप्शन कंट्रोल कर रहे हैं, वो उसके एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? वो परसेप्शन कंट्रोलर्स हैं कौन? वो आप तो हैं नहीं, ये तो सारे वही लोग हैं जिनको आपने पैसे दिए और कहा है कि मेरी फिल्म को हाइप करो, ये करो, मेरे फिगर्स डालो, वही लोग हैं। तो वही तो आपका परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। आपने अपना पूरा परसेप्शन इन लोगों के हाथ में दे दिया है। तो इससे बचना, वी हैव टू फाइंड अ क्रिएटिव सोल्यूशन टू दैट। लेकिन मेरे ख्याल से ये तो प्रैक्टिस बंद ही हो जानी चाहिए। इतनी सारी एसोसिएशंस हैं, एक घंटे की मीटिंग करें, एक रेजोल्यूशन ये पास कर दें, मिनटों में सब हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये हिट और फ्लॉप की जार्गन बंद करिए। ये हर समय टू पुट द प्रेशर, अभी इतनी बुकिंग हो गई, अभी उतनी बुकिंग हो गई, दिस इज़ नॉट गुड। ये कोई रेस नहीं है, ये लाइफ एंड डेथ का मामला नहीं है। एक दूसरे को मारने के लिए थोड़ी उतरे, ये कोई रेस थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि एक एक्टर की फिल्म अगर हिट हो गई तो बाकी एक्टर्स जो हैं खराब एक्टर हो गए, या एक फिल्म मेकर की एक फिल्म नहीं चली और दूसरी चल गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो फिल्म मेकर अपना क्राफ्ट भूल गया। ऐसा तो संभव ही नहीं है। आप फिर तो मतलब कोई अंत ही नहीं है। और ऐसा जब हम इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे फिल्म मेकिंग के ऊपर कि इट्स अ रेस, लाइफ एंड डेथ, तो उससे होगा क्या कि फिर आपको फिल्म मेकर्स मिलना बंद हो जाएंगे, फिर आपको रेसर्स मिलना चालू हो जाएंगे, फिर आपको राइटर्स, डायरेक्टर्स मिलना बंद हो जाएंगे, फिर आपको एथलीट्स मिलने चालू हो जाएंगे जो आपका झंडा लेके सबसे आगे भागेंगे। उस झंडे का एक प्राइस होगा, और वो जो प्राइस होगा वो सिर्फ शायद आप ही अफोर्ड कर पाएँ। लेकिन जब आप ही अफोर्ड कर पाएंगे और बाकी लोग नहीं कर पाएंगे और बाकी सब मर जाएंगे, तो फिर इंडस्ट्री किस बात की? ज़रा कभी इस नज़र से सोच के देखिए। दिस कैन बी अ नाइस क्रिएटिव थॉट विच आई एम पुटिंग इन योर माइंड। सो दोस्तों, दिस इज़ वॉट आई हैड टू से अबाउट बॉलीवुड। मैंने आपको बड़ी शांति, प्यार से, एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। पर अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ है कि इसमें से जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हों, यू डिस्कस इट विद दैम। जो मैच्योर्ड सिविलाइज कंट्रीज़ होती हैं, वर्ल्ड की एडवांस प्रोग्रेसिव लिबरल कंट्रीज़ होती हैं, वो हमेशा सिनेमा को डिस्कस करती हैं और सिनेमा को सीरियसली डिस्कस करती हैं, फ्लॉप और हिट नहीं। वो सिनेमा के क्राफ्ट को करती हैं। आप भी करके देखिए, आई प्रॉमिस यू, योर लाइफ विल चेंज। So दोस्तों, this was my podcast. I'll see you next week with some more issues which nobody likes to talk about in this Brutally Honest. So have a great day. Good morning, good afternoon, good evening.